army is in Bangladesh. Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully. 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना को सैम मानेकशॉ द्वारा दिया गया अंतिम रेडियो संदेश था ये। यदि कोई पूछे कि स्वतंत्र भारत में सबसे बहादुर और प्रतिभाशाली जनरल कौन था, तो हमारे पास एक ही उत्तर होगा, वह फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का नाम होगा, जिन्होंने एक इतिहास रचा। सैम होमसजी फार्मेसी जमशेदजी मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर पंजाब अविभाजित भारत में हुआ था। उनके पिता होमसिड मानेकशॉ एक चिकित्सक थे और माता हिल्ला एक गृहिणी थी। सैम के बचपन का सपना अपने पिता की तरह मशहूर डॉक्टर बनने का था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अपने स्कूल के फाइनल के बाद चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए अपने पिता द्वारा लंदन जाने की इच्छा को अस्वीकार करने के बाद हताश होकर मानेकशॉ अपने पिता से एक मधुर बदला लेने के लिए सैन्य प्रशिक्षण के लिए भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में शाही ब्रिटिश सेना और शाही जापानी सेना के बीच सिटांग अभियान के दौरान सैम मानेकशॉ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अत्विजल युद्ध का प्रदर्शन करने की वजह से वे अपने डिवीजन कमांडर मेजर जनरल डेविड कोवान के प्रशंसा के पात्र बने। उनकी मौत निश्चित है, यह महसूस करते ही जनरल कोवान ने सैम के गले में उन्हें प्राप्त विक्टोरिया क्रॉस सैन्य प्रतीक चिन्ह पहनाकर अपना आदर प्रकट किया। जनरल कोवान उस वक्त ये चाहते थे कि इतनी वीरता के साथ लड़े सैम को जीवित रहने पर ही यह सम्मान मिलना चाहिए। उनके मरने के बाद सैम को कोई पहचान नहीं मिलेगी, ये वे अच्छे से जानते थे। सितांग की लड़ाई में गंभीर रूप से घायल मानेकशॉ मरने के कगार पर थे, लेकिन ऑर्डरली शेर सिंह के समय पर आने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस वक्त वहां मौजूद ऑस्ट्रेलियन सर्जन सैम के इलाज के लिए तैयार नहीं थे, कारण उनके शरीर पर काफी चोटें थी। सैम, जो उस वक्त आधे होश में थे, से बात करने के बाद सर्जन उससे प्रभावित हुए और इलाज करने के लिए तैयार हो गए। बाद में लंबे समय तक अस्पताल में रहने के बाद मानेकशॉ ने अपने सैन्य जीवन में नई सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जापानी सैनिकों का निशस्त्रीकरण था, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1947 में भारत के विभाजन ने शाह को और जिम्मेदारियां दी। उनकी होम बटालियन 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट तब तक पाकिस्तानी सेना का हिस्सा बन चुकी थी। सैम को मानसिक रूप से वहां काम करना मुश्किल लग रहा था और वह वहां से हट गए और 8वीं गोरखा राइफल में शामिल हो गए, जो भारतीय सेना का हिस्सा था। वहां उन्हें उस बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया। यह असाइनमेंट स्वतंत्र भारत में सैम के पहले मिशन का अग्रदूत था। अपने सैन्य करियर पर सैम के भाग्य के पूर्वाभास के रूप में उन्हें बाद के दिनों में और अधिक कर्तव्य सौंपे गए। मानेकशॉ को प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा 1947 में कश्मीर में पाकिस्तान की पहली घुसपैठ के खिलाफ भारतीय सैन्य कार्रवाई का समन्वय करने का काम सौंपा गया। भारतीय राजनीतिक नेतृत्व ने सैम की क्षमताओं में विश्वास रखते हुए बाद में उन्हें प्रमुख सैन्य अभियानों की देखरेख के लिए सैन्य संचालक निदेशालय में तैनात किया। भारतीय संघ में हैदराबाद को शामिल करने के लिए सेना द्वारा ऑपरेशन पोलो की योजना के पीछे मानेकशॉ का दिमाग था। कई वर्षों के बाद भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर रहे सैम मानेकशॉ को दिसंबर 1962 में तेजपुर में चतुर्थ कोरिंथ के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। उक्त चतुर्थ कोर वह बल था जो उस वक्त अक्टूबर में हुए चीन भारतीय युद्ध में चीनी पीएलए के खिलाफ असम और अरुणाचल की सीमाओं पर लड़ा था। हालांकि नेताओं में तालमेल की कमी के कारण वे जिस मोर्चे की कमान संभाल रहे थे उसमें असफल रहे। इस बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत कोर का मुखिया बनकर सैम ने वहां एक कुछ परिवर्तन लागू किए। ये सुधार बाद में प्रधानमंत्री नेहरू के ध्यान में आया, जो कुछ दिनों बाद अपनी बेटी इंदिरा के साथ तेजपुर गए, जिन्होंने शाह की प्रशंसा की। उस मौके पर इंदिरा को बेहतर जानने वाले मानेकशॉ ने बाद में उस दोस्ती को सालों तक चले एक बड़े भावनात्मक रिश्ते में बदल दिया। उस दिन वहां एक ऐतिहासिक दोस्ती का जन्म हुआ।
20 जुलाई 1963 को सैम मानेकशॉ को लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया। केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में उच्च पदों के लिए इस वीर सेनानी को अनुभवी माना। इसी दौरान 4 दिसंबर 1964 को उन्हें कलकत्ता मुख्यालय के पूर्वी कमान के पूर्ण प्रमुख के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद के दिन वे दिन थे जब देश को सैम नाम के बहादुर व्यक्तित्व की स्पष्ट क्षमताओं का एहसास हुआ। मानेकशॉ ने उग्रवाद प्रभावित उत्तर पूर्व क्षेत्र में चीनी समर्थन के साथ आगे बढ़ते नागा उग्रवाद को कुचल कर रख दिया, जिसकी वजह से वे राष्ट्रीय मीडिया में छा गए। 1965 में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के बाद शाह के अधीन पूर्वी कमान ने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सावधानी बरती कि पश्चिमी पाकिस्तान के साथ चौतरफा युद्ध पूर्वी पाकिस्तान में ना फैल जाए, जिसकी वजह से वहां कोई दिक्कत नहीं हुई। 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनका स्थान लिया। मानेकशॉ का अपनी प्रिय मित्र इंदिरा के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होना उनके लिए अत्यंत खुशी का अवसर था, लेकिन उन्हें इस बात की अधिक चिंता थी कि क्या वे आधिकारिक रूप से इंदिरा के साथ सहयोग कर पाएंगे। इसका मुख्य कारण यह था कि मानेकशॉ और इंदिरा के व्यक्तिगत संबंधों का तब तक कुछ अज्ञात स्रोतों द्वारा गलत अर्थ निकाला जा चुका था। इंदिरा ने प्रधानमंत्री के पद पर अपने अनुभव की कमी को केंद्र में आए पीएन हक्सर नामक एक थिंक टैंक की मदद से दूर किया और इसके साथ ही मानेकशॉ का इंदिरा जी से खुलकर बात करने की हिचक भी दूर हुई। इंदिरा हक्सर की सलाह से आलोचनाओं और संकटों से निपटने की कुशलता पहले ही हासिल कर चुकी थी। मानेकशॉ का उनसे दूरी बनाए रखना उन्हें खटकता था, लेकिन इंदिरा उन दोनों की निजता का सम्मान करते हुए तब चुप रही। फिर 1967 में सिक्किम के नाथुला चोल में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच एक बड़ा संघर्ष हुआ। यह क्षेत्र मानेकशॉ के नेतृत्व वाली पूर्वी कमान के अधीन था। उन्होंने आदेश दिया कि वे किसी भी परिस्थिति में चीनी सेना के सामने असफल ना हों और उन्हें उपयुक्त मुंहतोड़ जवाब देकर चोल नाथुला की रक्षा करें। उस नेतृत्व के परिणाम स्वरूप चोल नाथुला सीमा को भारतीय सेना ने अपने कब्जे से जाने नहीं दिया। यह जीत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए एक महान राजनीतिक जीत थी। इनसे वह बहुत खुश हुई। वही समय था जब इंदिरा को एहसास हुआ कि उन्हें मानेकशॉ जैसे अच्छे दोस्त के समर्थन और दोस्ती की सबसे ज्यादा जरूरत है। मानेकशॉ को जनवरी 1968 में केंद्र सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके साथ उन्होंने मानेकशॉ को नई दिल्ली में अपने सलाहकार मंडल में लाने का दृढ़ निर्णय लिया। पीएमओ के प्रधान सचिव पीएन हक्सर इस सूचना से बेहद खुश हुए। कारण यह था कि उनके सबसे अच्छे दोस्त सैम एक रणनीति टीम में आ रहे हैं, जिसका वे नेतृत्व कर रहे थे। परमेश्वर नारायण हक्सर उर्फ पीएन हक्सर उस समय नई दिल्ली में सबसे शक्तिशाली शक्ति केंद्र के प्रमुख थे। इस समय श्री हक्सर प्रसिद्ध गुप्तचर सरगना श्री आरएन काओ के साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देश पर देश की पहली विदेशी गुप्तचर एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के गठन में लगे हुए थे। दोनों ने इस संगठन के अर्धसैनिक विंग की भर्ती में मानेकशॉ की सलाह को लेने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने हक्सर और काओ की अपेक्षा से बेहतर सहयोग और निर्देश दिए और ऐसे 21 सितंबर 1968 को रॉ के साथ इसके गुप्त कमांडो समूह विशेष सेवा ब्यूरो का जन्म हुआ। श्रीमती गांधी का मकसद किसी तरह शाह को नई दिल्ली में अपनी टीम तक पहुंचाना था। इसके लिए उन्होंने और पीएन हक्सर ने ये योजना बनाई। 1969 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के 8वें सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय सेना उस समय काफी संकटों का सामना कर रही थी जब मानेकशॉ ने ये पदभार संभाला। बल में हथियार और गोला बारूद की कमी और उचित प्रशिक्षण की कमी थी। इतना ही नहीं, कनिष्ठ और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच पर्याप्त संचार भी नहीं था। ऑर्डरलियों से भेदभाव का वातावरण था। जिस दिन से उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला, उनका ध्यान ऐसे मामलों को सीधा करना था। प्रधानमंत्री इंदिरा और हक्सर के समर्थन से मानेकशॉ ने सेना में जो कुछ भी चाहा उसे लागू किया और 1970 के अंत तक सेना कई प्रमुख हथियारों की खरीद के लिए अनुबंधों और खरीद के लिए प्रारंभिक बातचीत में लगी हुई थी।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक खुफिया और सैन्य खुफिया के बीच बेहतर सहयोग आवश्यक था। बहुत कम समय में अपना स्पष्ट परिणाम दिखाते हुए रॉ और इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पूर्वी पाकिस्तान में अपने अभियान का विस्तार किया और वहां पश्चिमी पाकिस्तान की अमानवीय गतिविधियों को दुनिया के सामने लाया। 1971 की शुरुआत से पूर्वी पाकिस्तान की समस्याएं हर तरह से भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन गई थी। इन सारे घटनाक्रम पर मानेक शाह की भी नजर थी। हालांकि सैम का निष्कर्ष यह था कि भारत सरकार को कूटनीतिक और सैन्य रूप से हस्तक्षेप करने का निर्णय लेना है। सेना को कैबिनेट के निर्देशों के अनुसार कार्य करना चाहिए। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने स्वशासन की मांग को लेकर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया। इसकी प्रांतीय राजधानी ढाका और इसके उपनगरों में स्वतंत्रता सेनानियों पर भारी गोलीबारी हुई। कई हजारों लोग सड़कों पर मर गए। इन अत्याचारों के पीछे पाकिस्तानी सेना और उनका समर्थन करने वाली निजी सेना का हाथ था। शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान के लोकप्रिय नेता और आवामी लीग पार्टी के प्रमुख, जिसने वहां के चुनावों में भारी बहुमत हासिल किया, ने अपने अनुयायियों से कहा कि इसके खिलाफ कड़ा संघर्ष करना है। झगड़े के लिए मुजीब के अनुयायियों ने भारतीय खुफिया एजेंसियों और थल सेना के गुप्त समर्थन के साथ मुक्ति बाहिनी नामक एक गुरिल्ला बल का गठन किया और पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर व्यापक हमले किए। इससे वहां आतंक का माहौल बन गया। लाखों लोग पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत आ गए। इस घटना ने मानेक शाह को फिर से मीडिया की सुर्खियों में ला दिया। पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा में कानून और व्यवस्था की एक बड़ी समस्या बन गई थी। पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के प्रवाह ने भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया और इस समस्या का समाधान करना इंदिरा जी के लिए अनिवार्य हो गया। अप्रैल 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लुटियंस सचिवालय में आयोजित राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में सेनाध्यक्ष मानेक शाह को आमंत्रित किया। उन्होंने सैम को पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे विद्रोह के खिलाफ एक सैन्य अभियान की तैयारी करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री इंदिरा को उनका जवाब था कि वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नाराज हो गयीं क्योंकि उनके करीबी दोस्त मानेक शाह ने अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में उनसे ना कहा और तुरंत कैबिनेट स्थगित कर दी। फिर इंदिरा ने शाह से बातचीत शुरू की और उनसे पूछा कि सैम ने उनसे ऐसा क्यों कहा। मानेक शाह ने तब उत्तर दिया कि यदि हम पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य कार्यवाही करते हैं तो परिणाम 100% विफल होगा और उन्होंने कहा कि वह इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने एक एक कर कारण भी गिनाए। उन्होंने इंदिरा को आश्वस्त किया कि पूर्वी पाकिस्तान में एक भारतीय सैन्य कदम के परिणाम स्वरूप पश्चिमी पाकिस्तान के साथ एक पूर्ण युद्ध होगा और अनिवार्य रूप से भारतीय सेना को 2 मोर्चों पर अपने मोर्चे खोलने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा सैम मानेक शाह ने प्रधानमंत्री के ध्यान में एक खुफिया रिपोर्ट भी लाई कि ऐसी संभावना है कि चीनी सेना हिमालय की सीमाओं पर बर्फ से ढके दर्रों के कारण पाकिस्तानी सेना की मदद के लिए भारत की उत्तरी सीमा में प्रवेश कर सकती है, जो पूर्वी पाकिस्तान के लिए भारतीय सेना की योजनाओं को बाधित करेगा। ये कही हुई बातें अगर स्वीकार्य नहीं हैं, तो वे स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं और कैबिनेट इसके बजाय किसी अन्य सेना प्रमुख को नियुक्त करके युद्ध का आह्वान कर सकते हैं। सैम की बातों से शांत हुई इंदिरा ने मानेक शाह से पूछा कि उनका क्या मतलब है। शाह का जवाब बिल्कुल स्पष्ट था, उन्हें कुछ और महीने चाहिए क्योंकि बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए तैयार है। सैनिकों को फिर से तैनात करने और उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने में देरी होगी और चूंकि अभी उत्तर भारत में फसल का मौसम है, सभी परिवहन सुविधाएं अनाज और घास के स्थानांतरण के लिए उपयोग होंगी। इसीलिए सेना की आवाजाही के लिए ट्रक और ट्रेनें उपलब्ध नहीं होंगी। उन्होंने यह भी बताया कि यदि इस अवसर पर देश युद्ध में जाता है तो इससे हमारी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी। चर्चा से संतुष्ट होकर इंदिरा को पूर्वी पाकिस्तान जैसी जल समृद्ध भूमि में लड़ने के लिए भारतीय सेना द्वारा आवश्यक एम्फीबियस टैंक, बख्तरबंद वाहन, हल्के तोपखाने और पंटून पुल खरीदने के लिए कहा गया। इसके लिए फंड की सहमति देकर मानेक शाह अपने कार्यालय लौट आए। मानेक शाह ने अपनी मित्र इंदिरा का आभार आधिकारिक रूप से भेजे गए एक पत्र के माध्यम से व्यक्त किया, जिन्होंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से समझा। पत्र में यह भी था कि पूर्वी पाकिस्तान में भारत की जीत
उस समय होगी जब हम इरादा करेंगे और वह इसकी गारंटी लेते हैं। मानेक शाह ने महीनों के भीतर सारी तैयारियां पूरी कर ली। उन्होंने पश्चिम और पूर्व में थल सेना को हाई अलर्ट पर रखा। इंदिरा के फैसले के अनुसार शाह सहित उनकी रणनीति टीम ने सारी तैयारियां समय पर पूरी की। नौसेना ने पश्चिमी और पूर्वी समुद्रों में गुप्त रूप से अपने जहाजों को तैनात किया, जबकि वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों को सभी सीमाओं पर तैनात कर दिया। सेना ने 3 सेना प्रमुखों वाली चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के माननीय अध्यक्ष सैम मानेकशॉ के निर्देश पर ऐसा किया। नवंबर 1971 के अंत के साथ पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह और इसके खिलाफ पाकिस्तानी सरकार का दमन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच एक बड़ी चर्चा बन गया। मानेकशॉ और इंदिरा के हिसाब से चीजें आगे बढ़ने लगी। इसके साथ ही उन दोनों ने युद्ध शुरू करने की तारीख भी तय कर ली। लेकिन इस टीम को हैरानी हुई कि पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 की शाम को भारत की धरती पर हमला शुरू कर दिया। सैम मानेकशॉ ने उसी रात सेना की बख्तरबंद और पैदल सेना बलों को पूर्वी पाकिस्तान में तैनात करके एक शक्तिशाली नेतृत्व के साथ अपना काम शुरू किया। उन्होंने कई अनोखी लड़ाइयों में पूर्व और पश्चिम में लड़ने वाली भारतीय सेना का नेतृत्व किया, जो भारतीय उपमहाद्वीप ने आज तक नहीं देखा। मानेकशॉ ने लड़ने वाले सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए दोनों मोर्चों पर कई दौरे किए और महान नेतृत्व गुणों, आपसी समझ, असाधारण इच्छा शक्ति और सच्ची दोस्ती के साथ सैम मानेकशॉ ने भारत के राजनीतिक और सैन्य नेताओं का आपस में समन्वय बनाकर पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने की नई दिल्ली की योजनाओं को क्रियान्वित किया। उनकी चतुराई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को दोनों मोर्चों पर पराजित किया गया और वे विभाजित होकर एक नया देश बन गए, जिसे बांग्लादेश कहा जाता है। मानेकशॉ की रणनीति के परिणाम स्वरूप भारतीय सेना और पूर्वी पाकिस्तान की विद्रोही सेना ने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का अपना देश ये सपना वास्तविक बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने मानव समाज द्वारा अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण देखा। उस दिन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 1972 की शुरुआत तक मानेकशॉ वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हो गए। भारत द्वारा लड़ा और जीता गया बांग्लादेश युद्ध का हीरो होने का सम्मान दिया गया। सैम मानेकशॉ पहले ही देश के अंदर एक बड़ी सनसनी बन चुके थे, जिससे उनके कई दुश्मन बन गए। जनवरी 1972 में सैम मानेकशॉ को देश के लिए विशिष्ट सेवाओं के लिए भारत के दूसरे नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन उस वर्ष के मध्य तक प्रधानमंत्री इंदिरा के साथ उनके संबंध खराब होने लगे। मुख्य कारण यह था कि तब तक मानेकशॉ उनकी आंख की किरकिरी बन चुके थे। हक्सर और काओ, जो रणनीति टीम में उनके सबसे अच्छे दोस्त थे, तब तक पीएमओ में अप्रासंगिक हो गए थे। इसने मानेकशॉ को इंदिरा से अलग कर दिया। इंदिरा गांधी को डर था कि शाह की लोकप्रियता के कारण वह दिल्ली में अपनी सत्ता खो देंगी। उन्होंने सीधे मानेकशॉ से पूछा, लेकिन उन्होंने उन्हें सुखद उत्तर दिया कि मेरा काम राजनीति नहीं बल्कि सैन्य सेवा है। हालांकि सैम में उनका पुराना विश्वास नहीं था, क्योंकि वे अपने ही अधीनस्थ वृंदा के जाल में फंस गई थी। यह भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल करियप्पा के एक लेख पर आधारित था। फील्ड मार्शल करियप्पा ने इसमें लिखा था कि प्रशासनिक ढांचे को भंग करने और भारत को सैन्य शासन के अधीन लाने का समय आ गया है। इंदिरा को डर था कि सैम मानेकशॉ और अन्य सैन्य अधिकारियों के लिए एक प्रेरणा होगी, जिन्होंने सैन्य तख्तापलट के लिए उनका समर्थन किया था। लेकिन उन्होंने मानेकशॉ को अप्रासंगिक बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इंदिरा को ऐसा करने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। 1973 में सेवानिवृत्ति के कुछ महीने पहले इंदिरा सरकार ने उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला फील्ड मार्शल नामित किया। जब अन्य सेना प्रमुखों ने सैम मानेकशॉ को 5 सितारा संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त करने के लिए कैबिनेट के फैसले का विरोध किया, तो केंद्र सरकार ने सैम को केवल फील्ड मार्शल का पद देकर खुश किया और ये स्थिति दोस्ती और व्यक्तिगत संबंधों को महत्व देने वाले मानेक को राजनीतिक व्यवस्था और उसके पीछे की प्रशंसाओं से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। सेना से सेवानिवृत्ति के बाद मानेकशॉ उनकी पत्नी और बच्चे के साथ तमिलनाडु के कुन्नूर में बस गए, जिसे वे सबसे ज्यादा प्यार करते थे।
उन्होंने अपना शेष जीवन कुछ कंपनियों के अध्यक्ष और निदेशक के रूप में बिताया, लेकिन वे समाज और राजनीति पर अपने पिछले विचारों को बदलने के लिए कभी तैयार नहीं थे। इस शैली के प्रभाव के कारण मानेकशॉ को अधिकांश राजनेता पसंद नहीं करते थे। 1984 में स्वाभाविक रूप से गुमनामी में डूबा साहसी जीवन फिर सुर्खियों में आ गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो सिख आतंकवाद से त्रस्त पंजाब राज्य में राज्यपाल के पद पर एक लौह शख्सियत नियुक्त करना चाहती थी, पीएमओ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रॉ के पूर्व प्रमुख काओ द्वारा प्रस्तुत किए गए पहले नामों में से एक फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का था, लेकिन उन्हें मात्र राज्यपाल का पद देने की अनुपयुक्तता पर विचार करते हुए इंदिरा ने सुझाव दिया कि मानेकशॉ को उपराष्ट्रपति के समकक्ष कैबिनेट रैंक से ऊपर पर पंजाब के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाए। इंदिरा को पंजाब में शाह जैसे लौह पुरुष की जरूरत थी, जहां कानून व्यवस्था चरमरा गई थी और राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। लेकिन काव इस वादे के साथ मानेकशॉ से मिलने गए और नतीजा निराशा ही हुआ। उन्होंने न केवल इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, बल्कि खुले तौर पर यह भी कहा कि उन्हें अब इंदिरा के साथ सहयोग करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस प्रकार मानेकशॉ को राजनीति में लाने की इंदिरा जी की इच्छा टूट गई। मानेकशॉ अपना शेष जीवन पूर्व सैनिकों और सैन्य सेवा से प्यार करने वाली युवा पीढ़ी के कल्याण के लिए समर्पित करना चाहते थे। उन्होंने उसके लिए और अधिक समय बिताया। नई दिल्ली में, जहां इंदिरा युग समाप्त हो गया था, मानेकशॉ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के करीब थे। यहां तक कि सेना के जनरल और फील्ड मार्शल के रूप में उनकी पेंशन का लाभ भी कुछ गुप्त दिमागों द्वारा रोक दिया गया था। उस अवधि के दौरान जब डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने हस्तक्षेप किया और रक्षा मंत्रालय से मानेकशॉ को पेंशन का बकाया भुगतान किया। अपने वृद्धावस्था में भी उन्होंने एक सहज गतिशीलता प्रदर्शित की और समय के साथ भारत की सैन्य संरचना में सुधार की वकालत की। 27 जून 2008 को 94 वर्ष की आयु में कर्मयोगी का निमोनिया से निधन हो गया। अपने शानदार सैन्य करियर के दौरान फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जो कई राजनीतिक अत्याचारियों के साथ आमने सामने आए, एक मजबूत दोस्ती को छोड़कर अपने विश्वासों पर कायम रहे। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ भारतीय इतिहास में एकमात्र आर्मी जनरल थे जिन्होंने अब तक की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी नहीं कहने का साहस किया, और यही उनकी सफलता थी। लोहे के समान एक अतुल्य व्यक्तित्व आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। यदि सदियों के इतिहास के आधार पर पौराणिक रचना का निर्माण किया गया, तो भारतीय लोगों के लिए ऐसी ही एक पौराणिक रचना फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की होगी। वही होगा उस वीर सैनिक के लिए श्रद्धांजलि। जय हिंद।